तो इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार जारी। अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा, वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई सवाल है, इंडिया न्यूज लगातार नंबर फ्लैश कर रहा है। नंबरों का इस्तेमाल करके आप सीधा डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर अंकुर से अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, कोविड ओपीडी आगे जारी है, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि वैक्सीन की मंजूरी के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है और भारत में इसके लिए क्या नियम है। इस पर अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनीष सिंघल से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। सुनिए। डॉक्टर मनीष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद सर। सबसे पहले बात सवाल समझना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है कोवैक्सीन, जो तमाम लोग हम कहें तो जिन्होंने इंजेक्शन ले लिया, अगर वो बाहर सफर करना चाहते हैं तो उन्हें तकलीफ होगी, उन्हें वीजा नहीं मिलेगा या फिर परमिशन नहीं मिलेगी जाने की। फिर ऐसे हालात में वो क्या करेंगे इमरजेंसी सेवाओं में? देखिए, जो कोवैक्सीन है उसका जो डेटा है वो WHO के पास सबमिट कर दिया गया है और कुछ पेंडिंग डेटा बचा हुआ है जो उनको सबमिट करना है। US FDA के पैमाने किसी भी चीज को अप्रूव करने के लिए थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट है एज कंपेयर टू अदर FDAs। सो जब तक हमारी कोवैक्सीन का कंप्लीट डेटा सेट, रॉ डेटा जिसको बोलते हैं, वो सबमिट नहीं कर दिया जाता और वो डेटा को ना समझ लें कि यस कोवैक्सीन इज इक्वली इफेक्टिव, यानी कि कोवैक्सीन उतनी ही क्षमता रखती है जितनी फाइजर की या मॉडर्ना की या कोविशील्ड रखती है, जब तक वो डेटा, रॉ डेटा, क्लिनिकल ट्रायल का रॉ डेटा नहीं सबमिट हो जाता, तब तक FDA या WHO उसको इमरजेंसी परमिशन ग्रांट या यूसेज ग्रांट या उसको उतना तवज्जो नहीं देगी जितना तवज्जो उन्होंने बाकी वैक्सीन को दिया। कॉम्प्लिकेशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्पुतनिक भी अवेलेबल नहीं है, स्पुतनिक भी अभी तक WHO ने अप्रूव नहीं की। तो क्या फिर वो जो बात कर रहे हैं बूस्टर डोज की, क्या कहीं ऐसा तो नहीं फिर उस पर बात सामने आएगी, फिर से एक नया ऑब्जेक्शन सामने आ जाएगा, कहा जाएगा कि भारत बायोटेक से कि देखिए अभी बूस्टर डोज पहले आप पेश कीजिए, लगाइए, फिर हम आगे देंगे। कि फिर से ऐसी कोई बात तो नहीं सामने आ सकती? देखिए, अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसमें तो 2 डोजेज ही इंपॉर्टेंट है और जो बूस्टर डोज है वो हमारी वैक्सीन के लिए ही नहीं, मुझे लगता है इंटरनेशनल वैक्सीन के लिए भी जरूरी हो जाएगी, बिकॉज इसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर मनीष सर, आपने पूरी बात समझाई और अच्छे से बताया कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन को लगवाने से अभी भी आप बाहर यानी विदेश यात्रा करने से चूक हो सकती है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होगा। अब जरा आप ये भी समझ लीजिए कि भारत में फिलहाल वैक्सीन का स्टेटस क्या है। 8.7% ऐसे लोग हैं जिन तक वैक्सीन पहुंची है। 18+ की बात करें तो 20.46% आबादी को कम से कम 1 डोज लगा है और 18+ की बात करें तो 5% ऐसी आबादी है जिन्हें दोनों डोज लग चुका है और वो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। 60+ ग्रुप की बात करें तो 45% आबादी को सिंगल डोज लगी है और 60+ वालों की बात करें तो इस ग्रुप में 14.13% ऐसी आबादी है जिन्हें दोनों डोज लग चुकी हैं। वैक्सीन पर सवाल इंडिया न्यूज पर आपको जवाब मिलेगा। देखिए, इंडिया न्यूज अपनी जिम्मेदारी समझता है और इसीलिए वैक्सीन से बार बार जुड़ा हुआ सवाल हम लेते हैं कि कब तक सुरक्षा होगी वैक्सीन से, कितने दिन वैक्सीन हमें सुरक्षित रखेगी, नए वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन कितनी कारगर है, कोरोना के नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन की जरूरत क्यों है, वैक्सीन को कारगर बनाने के लिए तीसरी डोज भी चाहिए। ये बड़ा सवाल है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बूस्टर डोज लगवाना पड़ सकता है, लेकिन देखिए इसे भी लेकर अलग अलग मत हैं। कई एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप इन्फेक्ट हो चुके हैं तो अब आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। चलिए सीधा हम डॉक्टर से ही ये सवाल लेंगे। डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर अंकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कई रिसर्च में ये दावा किया जा रहा है, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर आप पहले ही आपको कोविड हो चुका है तो आपको फिलहाल वैक्सीनेशन की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। माफ करिएगा, आपका सवाल में डॉक्टर अभिषेक, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे रिसर्च में ये बात निकल कर आई है, कई एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि अगर किसी को कोविड हो चुका है तो उसे वैक्सीनेशन की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, देखिए, अगर आपको कोविड हुआ है तो एक नेचुरल फॉर्म में आपके अंदर कोविड का इंफेक्शन होने के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं। तो जो हमारी वैक्सीनेशन पॉलिसी है इस समय उसमें ये विद्युत दिया जा रहा है कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनमें आज तक कभी कोविड नहीं हुआ है, पहले वैक्सीन उनमें लगाई जाए ताकि उनके अंदर एक एडिक्वेट एंटीबॉडी रिस्पांस बन सके।
जैसे कि आपने देखा है कि जो नई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की तरफ से गाइडलाइन आई है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि 3 महीने के बाद आपको वैक्सीन लगानी है अगर आपको एक बार कोविड का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें उसका रैशनल यही है कि अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है, आपके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं, तो आपको एक बूस्टर के फॉर्म में एक पहला डोज भी आपका काम करेगा कि आपके एंटीबॉडी जो ऑलरेडी मौजूद है आपकी बॉडी में उसको एनहांसमेंट देगा। हालांकि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ना की वैक्सीन लगी है ना कि इन्फेक्शन हुआ है, तो एंटीबॉडी नाइव है, उसके अंदर बिल्कुल भी एंटीबॉडीज नहीं है, तो प्रायोरिटी पे उसको वैक्सीनेशन लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके अंदर हम चाहते हैं कि एक एडिक्वेट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बन सके। ठीक है डॉक्टर अंकुर, कहा यह जा रहा है कि नया वेरिएंट आएगा, तो क्या नए वेरिएंट के खिलाफ पुरानी वैक्सीन उतनी ही कारगर है या फिर नए वेरिएंट के लिए कोई नई वैक्सीन की जरूरत पड़ने वाली है? देखिए, अगर हम न्यू वेरिएंट्स जो स्पेसिफिकली डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करें तो जो नई स्टडी हमारे पास आई है उसमें जो फाइजर का जो डाटा है उसमें ये देखा गया है कि डेल्टा वेरिएंट के लिए जो फाइजर की वैक्सीन है उसकी जो एफिकेसी है वो रिड्यूस हो गई है डेल्टा वेरिएंट्स के लिए। तो अगर इन सब डाटा को जैसे जैसे वेरिएशंस आ रहे हैं, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, नई म्यूटेशंस आ रहे हैं, तो इस चीज की बहुत ज्यादा संभावना है कि हमें शायद कुछ न्यू वैक्सीनेशंस की जरूरत पड़े या फिर हमें हर साल कोई एक बूस्टर डोज वैक्सीन की जरूरत पड़े जो कि नए वेरिएंट से तैयार की गई हो। लेकिन अभी तक ये सब स्टडीज में है, रिसर्च चल रही है, तो आने वाला समय ही हमें ठीक से बता पाएगा कि क्या हमें नई वैक्सीन्स की जरूरत पड़ेगी या हमें नए बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और सवाल यही है कि अगर आप वैक्सीनेट हो जाते हैं, दोनों डोज ले लेते हैं, तो आखिर बूस्टर डोज की हमें जरूरत कब पड़ सकती है? कॉलर की ओर बढ़ेंगे। सुशीला हमारे साथ करनाल से जुड़ी हुई हैं। सुशीला, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका? सुशीला, आप मुझे सुन पा रही हैं? सुशीला, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी सुशीला, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये था जी कि मेरे पोते की ना ये कोविड होया था तो उसकी ना स्मेल नहीं आ रही है, काफी दिन हो गए। अब कितने साल का है आपका पोता? थोड़ी थोड़ी आई है, मतलब वो 20 साल का हो गया, 21 में लग रहा है। अच्छा ठीक है। डॉक्टर अभिषेक, मैं चाहूंगी आप इन्हें जवाब दे दें। तो सुशीला जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस सिम्टम की आप बात कर रही हैं उसको साइंटिफिक टर्म में एनोस्मिया कहते हैं, और ये देखा गया है कि एनोस्मिया या स्मेल का ना आना एक ऐसा सिम्टम है जो सबसे देर में लौट के आता है। कुछ केस रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिसमें यह देखा गया है कि कोविड ठीक होने के 6 से 12 महीने तक एक मरीज के अंदर स्मेल लौट के नहीं आती है, और हो सकता है 6 से 12 महीने बाद वो स्मेल लौट के आ जाए। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये सिम्टम ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है कि लेट आता है और धीरे धीरे ये रिजॉल्व हो जाएगा और स्मेल आने लग जाएगी। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें, सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं। जगतपति हमारे साथ जुड़े हैं, उसके बाद मैं अपना सवाल लूंगी। जगतपति, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका? जगतपति, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने कॉलर से। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपसे डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात कर रही थी कि डेल्टा वेरिएंट की हम लगातार बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब सेकेंड वेव आई तो हमें उसे पहचानने में गलती हुई, क्योंकि फर्स्ट वेव कमजोर पड़ी तो शायद हम लापरवाह हो गए। सेकेंड वेव अचानक से आती है और 3 से 4 गुना ज्यादा अपना असर छोड़ती है। तो कहाँ पे आखिर हमसे चूक हुई है सेकेंड वेव को पहचानने में, ताकि हम थर्ड वेव के लिए सीख ले सके कम से कम? देखिए, जब पहली वेव के केसेस कम होना शुरू हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक लापरवाही दिखाई। हम लोग का वैक्सीनेशन का कवरेज इतना ज्यादा नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी हम लोग बिना मास्क के घूमने लग गए थे। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, और हम लोग बिल्कुल भी कोविड अप्रोप्रिएट तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत नहीं कर रहे थे। तो जब सेकंड वेरिएंट मतलब सेकंड वेव आई और वायरस फैलना शुरू हुआ, तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हम लोग को जो कोविड कर्व्स हैं वो थोड़ा जल्दी लेके आने चाहिए थे, लोगों में सतर्कता थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी।
तो ये चूकों की वजह से ये वेव थोड़ी ज्यादा फैली है। प्लस डेल्टा वेरिएंट की ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, WHO के द्वारा ICMR की भी स्टडी आई है कि इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, यानी कि एक मरीज को दूसरे मरीज को इन्फेक्ट करने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। तो ये वेरिएंट हम लोग थोड़ी देर में आइसोलेट कर पाए थे, इसकी जो प्रॉपर्टीज है हम थोड़ी देर में समझ पाए थे। और अब आप देख सकते हैं कि इंडिया का एक मॉडल बना के यूके है, सिंगापुर है, मालदीव है, मलेशिया है, उनमें जब ये डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है तो वो पहले से ही सतर्कता दिखा रहे हैं क्योंकि वो इंडिया की दशा देख चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर अभिषेक, इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि कहीं ना कहीं हम जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं सेकेंड वेव के, और थर्ड वेव के भी हम ही जिम्मेदार बनने वाले हैं, क्योंकि जब तमाम राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है वहां से ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं जहां पर लोग कोविड प्रोटोकॉल शायद भूल चुके हैं। जगतपति एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगतपति, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है मैडम कि मुझे शुगर है, थायराइड है और बीपी है। इस हालत में इंजेक्शन हम ले सकते हैं कि नहीं? ठीक है, डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, मैं चाहूंगी आप इन्हें जवाब दे दें। देखिए, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम के मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज हैं। इनको शुगर है, थायराइड है जगत जी को, और साथ में हाइपरटेंशन भी है। तो मुझे लगता है कि इनको तो जितना जल्दी से जल्दी वैक्सीन हो सकता है उतने जल्दी ले लेना चाहिए, क्योंकि कोविड के साथ जो सीवियर कोविड है, जो सबसे खतरनाक वेरिएशन या जो सबसे खतरनाक टाइप बोल सकते हैं हम लोग, उसमें इनका एक तरह से मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इन्हें वेट नहीं करना चाहिए और जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो इनके लिए वो जाकर इन्हें जल्दी से जल्दी लगवा लेनी चाहिए। तो जगतपति, उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। और देखिए, एक्सपर्ट भी कह रहे हैं, हम भी आपसे अपील करें, अगर आपको कोई गंभीर समस्या है तो सबसे पहले आपको अपने आप को वैक्सीनेट करना है ताकि आप कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम हो सके। डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर अंकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार जारी है। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर अंकुर भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकुर, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं और हम ये भी जान रहे हैं कि वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। वरुण फिलहाल हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। वरुण, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका? थैंक यू मैम, नमस्कार सर। सर, ये जो अभी वैक्सीन हैं हम लोग जो लगा रहे हैं उसके 84 डेज ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद सेकेंड वैक्सीन लगाने हैं। तब तक सर हम लोग जैसे हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, तब तक हमारे बच्चे, हमारी बूढ़ी माँ ये 3 मंथ में हमारे कांटेक्ट में रहेंगे। ये लोग कितने सेफ हैं ये 3 मंथ में, और मैं कितना सेफ रहूंगा ये 3 मंथ में यदि सेकेंड वैक्सीनेशन 3 मंथ के बाद लगाएं? क्योंकि मैं सर अभी तो हम लोग सबको बाहर जाना है, काम करना है, तो अभी कैसे ये हम लोग इसको परिवार को। ठीक है वरुण। डॉक्टर अंकुर, मैं चाहूंगी आप वरुण को जवाब दे दें। ड्यूरेशन रखी गई थी वैक्सीनेशन गैप के लिए, तो वो 4 वीक्स रखी गई थी 28 डेज के लिए, फिर उसको बढ़ाकर उसको 12 वीक्स कर दिया गया। उसके पीछे 2-3 वजह। सबसे पहले जब हम फर्स्ट डोज लेते हैं तो ऐसा नहीं है, कुछ एंटीबॉडीज हमें तब भी प्रोड्यूस होते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद। और जब ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डाटा इकट्ठा किया जा रहा था, जब ट्रायल्स चल रहे थे, तो कुछ ट्रायल्स 28 डेज के बाद हुए और कुछ ट्रायल्स में लोगों का पार्टिसिपेशन अप टू 3 मंथ्स रहा, जबकि 12 वीक्स तक रहा। तो ये देखा गया कि 12 वीक्स लोगों को भी सेम एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स थे और वैक्सीन की एफिकेसी सिमिलर थी। तो आई थिंक वैक्सीन 4 वीक्स टू 12 वीक्स एक टाइम पीरियड है, आप लोग उसमें कभी भी लगवा सकते हैं। अब वो गवर्नमेंट और आगे रिसर्च डाटा उन लोगों को सेलेक्ट करना है कि वो किस पीरियड में आपको वैक्सीनेट करते हैं। ठीक है वरुण, उम्मीद करते हैं आपको जवाब भी मिला होगा। डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर अंकुर, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। तो लगातार इंडिया न्यूज आपके लिए हर दिन लेकर आता है कोविड ओपीडी। सुबह 11 बजे इंडिया न्यूज खोलता है कोविड ओपीडी और उसके बाद शाम को 5 बजे एक बार फिर से खुलेगी इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी। तो अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा, वैक्सीनेशन से जुड़ा कोई सवाल है, इंडिया न्यूज लगातार नीचे नंबर भी फ्लैश करता है, आप उन नंबरों का इस्तेमाल करके सीधा घर बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे जारी है। Powered by MediBuddy, your health buddy.